हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे गंगा नदी तंत्र के बारे में, जहां हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो गंगा की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि गंगा नदी कहां से निकलती है। एक बार मैं आपको फिर से रिकैप कर देता हूं। अगर हम गंगा नदी के बारे में डिस्कस करें तो आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया था कि गंगा नदी क्या है, दो धाराओं से मिलकर बनी है। गंगा नदी जो है वो आपकी दो धाराओं से मिलकर बनी है। एक है आपकी भागीरथी और दूसरी है अलकनंदा। ठीक है, अगर हम भागीरथी नदी की बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जिले का नाम है, ठीक है, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड। और अगर हम स्थान की बात करें तो गौमुख से निकलती है। और अगर हम अलकनंदा नदी की बात करें तो ये संतोपद ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, संतोपद ग्लेशियर बद्रीनाथ के पास से निकलती है। फिर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों आकर क्या है, देवप्रयाग में मिलती हैं। और यहीं से क्या है, इन दोनों नदी का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें अलकनंदा के साथ, अगर हम अलकनंदा के साथ डिस्कस करें तो अलकनंदा के साथ एक और नदी आकर मिलती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा नीति दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, त्रिशूल पर्वत के तलहटी से, ठीक है, जो आकर क्या है, विष्णु प्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी से मिलती है। फिर एक और नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। एक और नदी है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। नंदा घूटी ग्लेशियर है, वहां से नदी निकलती है और आकर ये नंद प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। फिर एक और नदी है जिसका नाम है पिंडारी नदी। पिंडारी नदी जो है वो पिंडार ग्लेशियर से निकलती है और आकर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। फिर एक नदी जो है वो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, केदारनाथ के पास से। ठीक है, जिसको हम लोग मंदाकिनी नदी के नाम से जानते हैं। ये आकर रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो इस तरह से क्या है, पंच प्रयागों का निर्माण होता है। सबसे पहला जो प्रयाग होता है वो विष्णु प्रयाग होता है, उसके बाद आपका नंद प्रयाग, उसके बाद आपका कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, और देव प्रयाग में ही भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है, मिलन होता है। और यहीं से इन दोनों धाराओं का नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। ये आपको मैंने कल बताया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो रामगंगा नदी दूधा टोली क्या है, अब पर्वत से निकलती है, दूधा टोली पर्वत से निकलती है और कन्नौज में आकर क्या है, गंगा नदी से मिल जाती है। ये गंगा की ये पहली सहायक नदी है जो आकर क्या है, गंगा से बाएं तट से मिलती है। फिर एक और नदी है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। ठीक है, और क्या है, गाजीपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। मुख्यतः ये क्या है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला है, वहां पर क्या है, गोमत ताल झील, जिसको हम लोग फुलहर झील से के नाम से जानते हैं, वहां से नदी क्या है, निकलती है और आकर ये गाजीपुर में क्या है, गंगा नदी से मिल जाती है। एक और नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है मैंने आपको बताया था मामचो, ठीक है, मामचो चुंग ग्लेशियर से निकलती है। मामचो चुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये जो ग्लेशियर ये मानसरोवर झील के बिल्कुल निकट है, वहीं से ये नदी निकलती है, तिब्बत के पास से ये नदी निकलती है और आकर छपरा में क्या करती है, घाघरा नदी आकर गंगा नदी से मिल जाती है। अगर हम घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें से एक आपको पता होगा सरयू नदी, जो कि क्या है, हाँ, अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे पर बसा है। और एक आप राप्ती नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, गोरखपुर जो शहर है वो राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। फिर हम बात करें तो गंडक नदी की अगर हम बात करें तो नेपाल तिब्बत सीमा के पास से निकलती है और आकर ये क्या करती है, हाजीपुर में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। फिर कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है और बिहार के कटिहार जिले में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा की जो अंतिम सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा, ये क्या है, पागल झोरा झरना, ठीक है, पागल झोरा झरना से निकलती है और आकर क्या है, बांग्लादेश में, ये सीधे जाकर बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये गंगा से बाएं तट से क्या है, मिलने वाली ये सारी सहायक नदियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक नदी आपको याद होगा जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। ठीक है, जिसका नाम क्या है, यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो बंदरपुर चोटी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और प्रयागराज में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो इन्हीं सहायक नदियों के बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। यमुना नदी से भी बहुत सारी आकर नदियां मिलती हैं, जैसे चंबल नदी है, उसके बाद बेतवा नदी है, केन नदी के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद एक टोंस नदी है जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है और जाकर सीधे गंगा नदी से मिल जाती है। एक कर्मनासा नदी है
जो क्या है बलिया के पास से, ठीक है, बलिया और पटना के पास क्या है जाकर क्या गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी दक्षिण भारत की ये नदी है जो पटना में जाकर क्या गंगा से मिलती है। फिर उसके बाद दामोदर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और आकर हुगली नदी से जाकर मिल जाती है, ठीक है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो इन सारे सहायक नदियों के बारे में हमें क्या करना है, एक एक करके डिस्कस करना है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोगों को समझना है। तो आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यमुना नदी की, ठीक है। यमुना नदी की बात करेंगे जिसकी लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना जो है ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखना, लंबी सहायक नदी है। अगर हम यमुना नदी की बात करें, तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर हम इसके बारे में डिस्कस करें तो ये नदी कहां से निकलती है, तो ये नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बंदरपुर चोटी नामक स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। याद रखना, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो लिखा हुआ है कि यह गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका जो स्रोत है यो यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या है, यमुना नदी निकलती है, ठीक है, जो हिमालय के बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल के लगभग क्या है 6316 किलोमीटर की 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो बंदरपुर चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, याद रखना 6316 क्या है मीटर इसकी ऊंचाई है। और वहीं पर क्या है आपको यमुनोत्री ग्लेशियर देखने को मिलता है। वहीं से क्या है यमुना नदी निकलती है। फिर जब ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम है मसूरी। काफी पर्यटन वाला स्थल है। तो मसूरी में इससे इसकी एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है टोंस। है। तो याद रखना मसूरी, लिखा हुआ है कि नीचे की ओर मसूरी श्रेणी उत्तराखंड के पीछे इसमें टोंस नदी आकर मिलती है। किसमें, यमुना नदी में, ठीक है, यमुना नदी में। आगे अगर हम बात करें तो मसूरी श्रेणी से यमुना नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। याद रखना, यमुना नदी जो है वो मैदानी क्षेत्रों में कहां से प्रवेश करती है, तो उत्तराखंड का एक शहर है जिसका नाम है मसूरी, वहां से ये नदी क्या है मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, और यह एक चौड़े वक्र के रूप में बहती है। चौड़े क्या है, एक वक्र के रूप में कुछ इस प्रकार से क्या है यमुना नदी आपको बहती हुई देखने को मिलती है। आगे अगर हम डिस्कस करें तो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाते हुए यह नदी क्या है दिल्ली, मथुरा, आगरा से होकर बहती है। यानी दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और यमुना को सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और दिल्ली से जब यमुना बहती है तो बिल्कुल क्या है काली हो जाती है और इसमें क्या है झाग की मात्रा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यमुना की सफाई के लिए क्या है सरकार क्या है बहुत सारे क्या अभियान चला रही है, योजना चला रही है ताकि इस यमुना को क्या है अच्छे तरीके से साफ किया जा सके, ठीक है। समझ में आया। और ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखना, प्रयागराज में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। अगर हम आगे डिस्कस करें तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में यमुना जाकर गंगा से मिलती है। और याद रखना प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो यमुना नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं जो यमुना नदी की क्या है सहायक नदी है। जिसमें आपको पता होगा चंबल नदी जो क्या है मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है महू। वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी, वहां से चंबल नदी निकलती है। फिर चंबल नदी है, काली सिंध है, बेतवा है, केन है, ये सारी नदियां क्या है यमुना से दाहिने ओर से आकर मिलती है। जबकि हिंडन नदी है, रिहन नदी है, फिर उसके बाद क्या है सेंगर नदी है, वरुणा नदी, ये सब क्या है ये सब यमुना से बाएं तट से आकर मिलती है। अगर हम यमुना की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका अपवाह क्षेत्र लगभग क्या है 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये इसका ड्रेनेज सिस्टम है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी अधिकांश जल सिंचाई के उद्देश्य से पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में क्या जाता है। यानी यमुना नदी से क्या है दो नहरें निकाली गई हैं, एक पश्चिमी नहर है और एक पूर्वी नहर है, ठीक है। इन दोनों नहरों से क्या है सिंचाई के लिए क्या है बहुत सारा पानी यमुना नदी से निकाला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो बसे हुए हैं, ठीक है। तो याद रखना एक तो यमुना नगर है, दूसरा आपका पानीपत है, तीसरा आपका सोनीपत है
फिर दिल्ली है, नोएडा है, फरीदाबाद है, मथुरा है, वृंदावन है, और इसके बाद आगरा है, इटावा है, हमीरपुर है और प्रयागराज है। ये सब क्या है, यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित क्या है, एक बहुत ही अच्छा क्या है, पर्यटन स्थल है। ये चीजें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरी नदी हमको पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम लोग चंबल नदी। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, याद रखना। चंबल नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अगर हम इस नदी की बात करें तो ये नदी क्या है, अपने मगरमच्छों के लिए क्या है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस नदी पर आपको क्या है, बहुत सारे मगरमच्छ देखने को मिलेंगे। और ये नदी क्या करती है, बहते हुए क्या करती है, बीहड़ का निर्माण करती है। बड़े बड़े ऊंचे नीचे क्या है, गड्ढों का भी निर्माण करती है। तो ये नदी निकलती कहां से है, तो ये नदी याद रखना मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू जिला है, उसके निकट एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाव पहाड़ी, वहां से चंबल नदी निकलती है, वहां से चंबल नदी निकलती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये उत्तर की ओर मुख होकर क्या है, एक महाखड्ड बनाते हुए क्या करती है, बहती है। ठीक है, महाखड्ड बनाते हुए क्या है, कोटा पहुंचती है। और जहां इस पर क्या है, गांधी सागर बांध बनाया गया है। याद रखना, कोटा में क्या है, आपको एक बांध देखने को मिलेगा चंबल नदी पर, जिसका नाम क्या है, गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आप बताओगे चंबल नदी पर बनाया गया है। समझ में आया, राधे राधे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो कोटा में यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर से होती हुई ये इटावा में प्रवेश करती है। और इटावा में प्रवेश करने के बाद ये क्या करती है, यमुना नदी से मिल जाती है। निकलती कहां से, जाना पाव पहाड़ी से। ठीक है, जाकर यमुना नदी में कहां से मिलती है, इटावा में। इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये एक अर्ध आरोपित नदी है। ठीक है, अर्ध आरोपित नदी है। और ये अपनी उत्खात भूमि, जिसको हम लोग बीहड़ भूमि बोलते हैं, उसके लिए क्या है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, जिसको हम लोग क्या है, चंबल खड्ड या चंबल महाखड्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया चंबल नदी। आगे अगर हम डिस्कस करें तो एक और नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए, गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, याद रखना। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। अगर हम गंडक नदी की बात करें तो ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। एक का नाम है काली गंडक और दूसरे का नाम है त्रिशूल गंगा। ये दोनों नदियों से क्या है, मिलकर एक नदी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गंडक नदी। ठीक है, आगे क्या है, ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीचों बीच से ये नदी निकलती है। और ये नदी मध्य नेपाल को अपवाहित करती है, यानी ये मध्य नेपाल में क्या है, सबसे ज्यादा बहती है। ठीक है, आगे अगर हम डिस्कस करें तो ये बिहार के चंपारण जिले से ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो निकलती कहां से, तो मैंने आपको बताया धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट जो पर्वत है उसके बीचों बीच से क्या है, ये नदी निकलती है। और फिर ये नदी आकर, ठीक है, फिर ये नदी आकर, याद रखना, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है, ये नदी आकर, ठीक है, ये नदी आकर कहां पे जाकर मिल जाती है, तो सोनपुर बिहार में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये गंगा नदी से मिल जाती है, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित त्रिवेणी नहर से क्या है, ये जल ग्रहण करती है। तो उद्गम याद रखना, ये नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र से क्या है, ये नदी निकलती है। इसको नेपाल में नारायणी और शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, इसको नेपाल में नारायणी और शालिग्रामी नाम से जाना जाता है। प्रमुख राज्य कौन कौन से राज्यों से बहती है, पहले तो नेपाल से बहती है, बिहार से बहती है और उत्तर प्रदेश से बहती है। इस पर क्या है, एक परियोजना का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गंडक परियोजना। ठीक है, गंडक परियोजना का इस पर क्या है, निर्माण किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो एक नदी के बारे में और पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी। अब ये जो घाघरा नदी है, याद रखना, ये मामचो चुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ये तिब्बत के निकट, ठीक है, तिब्बत में कैलाश श्रेणी है। ठीक है, कैलाश श्रेणी है। कैलाश श्रेणी के पास क्या है, एक सरोवर है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। ठीक है, मानसरोवर झील, उसके निकट क्या है, एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसको बोलते हैं मामचो, ठीक है, मामचो चुंग, ठीक है, ग्लेशियर। यहीं से नदी निकलती है, यहीं से नदी निकलती है। और मानसरोवर झील के पास से क्या है, आपको यह भी पता होगा कि सिंधु नदी भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, और इसके साथ साथ सतलज नदी का भी उद्गम क्या है, मानसरोवर झील के पास से होता है। तो इस नदी का भी क्या है, उद्गम तिब्बत के कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसको हम लोग मामचो चुंग ग्लेशियर बोलते हैं। वहां से घाघरा नदी निकलती है, वहां से घाघरा नदी निकलती है, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो त्रिशूली, सेतीबेरी, शारदा, राप्ती और सरयू नामक
जो नदियां हैं ये क्या है, घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सरयू के किनारे कौन सा नगर बसा है, तो आप बताएंगे अयोध्या। कौन बसा है, अयोध्या। याद रखना, अयोध्या जो नगर है उस सरयू के किनारे पर बसा हुआ है। और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आप बताएंगे गोरखपुर। ठीक है, और राप्ती नदी और सरयू नदी दो प्रमुख क्या है, घाघरा नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। दो प्रमुख घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इन नदियों से जल ग्रहण करने के उपरांत जो घाघरा नदी है ये शीर्ष पानी पहुंचती है और वहां पर एक गहरे गौर्ज का निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण करती है और फिर पर्वतों से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक है, शारदा नदी जिसको हम लोग काली या काली गंगा भी बोलते हैं, इससे मैदान में मिलती है आकर शारदा नदी और अंततः छपरा में जाकर के घाघरा जो नदी है वो गंगा से मिल जाती है। तो छपरा में आकर जो घाघरा नदी है वो गंगा से मिल जाती है। तो तिब्बत में याद रखना इसको कर्णाली के नाम से जाना जाता है, नेपाल में भी इसको कर्णाली या काली के नाम से जाना जाता है, भारत में इसको घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से। ठीक है, यहां से। इसके अलावा तिब्बत और नेपाल से भी क्या है, ये नदी प्रवाहित होकर भारत में आती है। सरयू, शारदा, काली और राप्ती और छोटी गंगक क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। अयोध्या नगर घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है या जिसको सरयू नदी के किनारे भी बोल सकते हो। बहराइच हो गया, बाराबंकी हो गया और बलिया हो गया, ये आपको घाघरा नदी के किनारे पर स्थित शहर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो नदी के बारे में बात करना है, जिसको बोलते हैं कोसी नदी। ये क्या है, अत्यधिक, याद रखना, अत्यधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी है। ठीक है, अत्यधिक याद रखना, मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी के नाम से इसे जाना जाता है। परिवर्तन करने वाली इसे नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। ये कहां से निकलती है, तो ये कहां से निकलती है, तो पहले तो ये पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, पूर्ववर्ती नदी है, हिमालय के बनने से पहले भी क्या है, वहां पर बह रही है और हिमालय का जैसे निर्माण हुआ तो इस नदी ने क्या किया, अपने घाटियों का निर्माण किया और उसी घाटियों से होकर क्या है, ये नदी आज भी क्या है, बह रही है। ठीक है, इसका उद्गम याद रखना गोसाई थान चोटी से होता है या पीक से होता है, याद रखना, जो कि क्या है, नेपाल और तिब्बत सीमा के पास पड़ता है। नेपाल और तिब्बत सीमा के पास क्या है, गोसाई थान चोटी है, वहां से क्या है, कोसी नदी निकलती है। मुख्यतः जब ये नदी गोसाई थान से निकलती है तो इसका नाम क्या होता है, अरुण नदी होता है। ठीक है, कोसी नदी की जो प्रमुख धारा है उसका नाम है अरुण नदी, याद रखना। ठीक है, कोसी नदी को हम लोग क्या है, सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, सप्त कोसी के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नदी का निर्माण जो होता है वो 7 धाराओं या 7 नदियों से मिलकर होता है। लेकिन हाँ, जो गोसाई थान से जो नदी निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरुण नदी बोलते हैं। बाद में इसका नाम क्या पड़ता है, कोसी नदी पड़ता है, जब क्या इसकी 7 धाराएं एक दूसरे से आपस में आकर मिल जाती है, याद रखना। अब ये 7 धाराएं कौन कौन सी है, तो याद रखना, पहला तो अरुण कोसी है, दूसरा तमूर कोसी, फिर दूध कोसी, सून कोसी, भोटे कोसी, ठीक है, तामा कोसी और लिखु कोसी। ये 7 धाराएं हैं और इन 7 धाराओं से क्या होता है, कोसी नदी का निर्माण होता है। कोसी नदी का निर्माण होता है और कोसी नदी को क्या है, अत्यधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी क्या करती है, वर्षा ऋतु के समय भयंकर बाढ़ लाती है, जिसके कारण आपको क्या है, बिहार के बहुत सारे जिलों में आपको तबाही देखने को मिलती है। बिहार के बहुत सारे क्या है, जो गांव होते हैं वो डूब जाते हैं। इसी कारण क्या है, इसको अत्यधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली भी नदी बोला जाता है। आगे अगर हम बात करें तो नेपाल के मध्य हिमालय को पार करने के बाद हाँ, इसमें क्या है, सून कोसी और तमूर कोसी नदियां मिलती हैं। ठीक है, कोसी नदी 7 प्रमुख धाराओं से मिलकर बनी है, इसीलिए इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम कोसी नदी की आगे बात करें तो अरुण नदी क्या है, इसकी मुख्य धारा है। याद रखना, अरुण नदी जो है वो कोसी नदी की क्या है, मुख्य धारा है ना। और यह नदी हिमालय से भारी मात्रा में अवसाद यानी गाद, ठीक है, लेकर आती है और मैदानों में जमा करती है। अवसाद जमा होने के कारण बार बार अपना मार्ग ये बदलती है। भारत में सबसे अधिक जो तबाही है या भारत में सबसे अधिक बार बार प्रवाह मार्ग बदलने वाली ये नदी क्या है, कोसी नदी है। ठीक है, विनाशकारी बाढ़ों के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और ये नदी याद रखना, ठीक है, कोसी नदी क्या है, बिहार के जो कटिहार जिला है,
कटिहार जिला है जो भागलपुर के क्या है काफी समीप है, वहां पर आकर क्या है ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो बिहार के कटिहार जिले में आकर ये क्या है गंगा नदी में मिल जाती है और बिहार के भीमा नगर से प्रवेश करती है। भीमा नगर से क्या है भारत में प्रवेश करती है और बिहार के कटिहार में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम डिस्कस करें तो एक नदी और है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा जो है ये गंगा की, याद रखना, गंगा की पहली सहायक नदी है, याद रखना, गंगा की पहली सहायक नदी है, याद रखना। कन्नौज में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है, कन्नौज में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है, याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम याद रखना दूधा टोली रेंज से होता है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं दूधा टोली पर्वत से होता है। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये नदी प्रारंभ में दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और शिवालिक पर्वतमाला को पार करती है और पार करने के बाद ये नजीमाबाद के निकट उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो कहां से मैदानी भागों में प्रवेश करती है? तो आप याद रखना नजीमाबाद, यहां से मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और उसके बाद ये मुरादाबाद, बरेली, ठीक है, शाहजहांपुर और हरदोई होते हुए क्या है बहती है और फिर आकर ये क्या है कन्नौज में याद रखना ये गंगा नदी से मिल जाती है और ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी है, याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। रामगंगा नदी पर स्थित कालागढ़ डैम देखने को मिलता है जिसको हम लोग रामगंगा बांध बोलते हैं। ये बहुउद्देशीय योजना इस नदी पर बनाया गया है, ठीक है, जिसका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत और उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। और जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क जो है वो रामगंगा नदी के किनारे पर क्या है स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रामगंगा नदी पहली क्या है हिमालय से निकलने वाली गंगा की पहली प्रमुख सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और नदी याद रखना जिसको बोलते हैं गोमती नदी। गोमती नदी एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। ये मैदानी भागों से निकलती है, याद रखना, मैदानी भागों से ये नदी निकलती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत जिला, वहां पर एक गोमत ताल झील है जिसको हम लोग फुलहर झील बोलते हैं, वहां से नदी निकलती है, याद रखना, ठीक है। और ये गाजीपुर में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि गोमती नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम गोमत ताल जिसको हम लोग फुलहर झील बोलते हैं वहां से होता है, पीलीभीत जिले से ना। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्या है मैदानी इलाकों से होता है और यह पूर्णतः क्या है उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। यह पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है, गंगा की एकमात्र सहायक नदी जो क्या है पूर्णतः उत्तर प्रदेश में बहती है, याद रखना, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इस नदी पर क्या है लखनऊ आपको देखने को मिलेगा, सुल्तानपुर देखने को मिलेगा, जौनपुर, ये सारे प्रमुख शहर जो हैं वो आपको गोमती नदी के किनारे पर स्थित देखने को मिलेंगे, ठीक है। अतः ये गाजीपुर के निकट आकर कैथी एक स्थान है, वहां पर ये आकर गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती के तट पर स्थित जौनपुर को गोमती नगर के नाम से भी जाना जाता है। गोमती नदी का उद्गम क्या है प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में भी मिलता है, याद रखना। और लखनऊ शहर गोमती नदी के दोनों किनारों पर बसा हुआ है, याद रखना, दोनों किनारों पर क्या है ये लखनऊ शहर क्या है बसा हुआ है। आगे चलें, आगे अगर हम बात करें तो दामोदर नदी जिसको हम लोग क्या है बंगाल का शोक बोलते हैं, बंगाल का शोक बोलते हैं और ये हुगली की क्या है सहायक नदी है। हुगली की सहायक नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, याद रखना, ठीक है। तो यहां अगर हम बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से होता है, ठीक है। और यह भ्रंश घाटी से बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है और ये हुगली में जाकर क्या है मिल जाती है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल में जाकर ये हुगली नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई याद रखना 592 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। अगर हम इसके प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बराकर इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा कोनार, बोकारो, जमुनिया और साली इसकी क्या है दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। दामोदर नदी को मैंने बताया था कि इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। इस नदी के कारण बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ आता था, इसी कारण क्या है इस नदी पर क्या है बहुत सारे डैम बनाए गए ताकि बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सके ना।
तो वही लिखा हुआ है कि बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना 1948 में हुई और दामोदर वैली कॉरपोरेशन भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। तो आपसे पूछे कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी मानी जाती है, तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित की गई दामोदर नदी घाटी परियोजना को भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है, जिसका मॉडल कहां से तैयार किया गया था, तो अमेरिका के टेनेंसी वैली अथॉरिटी पर यह आधारित था। ठीक है, और दामोदर घाटी में स्थित प्रमुख जो बांध है, याद रखना, तिलिया बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है, कुनार बांध, ठीक है, दामोदर नदी पर, मेथन बांध दामोदर नदी पर और पंचेत बांध दामोदर नदी पर बनाया गया है। ठीक है, कुल 7 बांधों का निर्माण इस नदी पर कराया जा रहा था, परंतु 4 बांध ही अभी वर्तमान में बने हुए हैं। ठीक है, एक और नदी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, जिसको बोलते हैं शारदा और सरयू। ठीक है, अगर हम शारदा और सरयू की बात करें तो शारदा नदी का उद्गम, याद रखना, मिलियम ग्लेशियर के निकट हिमालय क्षेत्र से होता है ना। उद्गम क्षेत्र में इसकी धारा को क्या बोला जाता है, गौरी गंगा, मतलब जहां से ये नदी निकलती है वहां पर क्या है, इसका नाम क्या पड़ता है, गौरी गंगा पड़ता है। आगे चलकर ये काली नदी कहलाती है, याद रखना, आगे चलकर ये काली नदी कहलाती है। क्लियर है सभी को। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाती है, शारदा नदी, और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इसे शारदा कहा जाता है। फिर ये बनबासा के पास मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में ये बहते हुए अत्यंत घाघरा नदी में मिल जाती है और इसका संगम, याद रखना, इसका संगम बहराइच के निकट क्या है माना जाता है। ठीक है, बहराइच के निकट गंगा में माना जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद महानंदा। ठीक है, महानंदा जो है ये गंगा की, याद रखना, गंगा की अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी जो है ये गंगा की कौन सी है, तो आप बताएंगे महानंदा। महानंदा याद रखना, महानंदा। तो महानंदा नदी गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण बाएं तट की क्या है, सहायक नदी है। याद रखना, इसका उद्गम दार्जिलिंग के पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के पहाड़ियों से होता है ना। और ये वेस्ट बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ भागों से होकर बहती है। भारत में मुख्यतः पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में प्रभावित होती है। और फरक्का नामक एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहां आकर ये क्या है, गंगा नदी के क्या है, गंगा नदी के बाएं तट से मिल जाती है ना। और गंगा में मिलने वाली बाएं तट की अंतिम प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, महानंदा नदी है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 360 किलोमीटर है। कितनी है, 360 किलोमीटर है, याद रखना। फिर इसके बाद आप लोग को पता होना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जिसको बोलते हैं सोन नदी। सोन नदी भी आकर क्या है, पटना में आकर क्या है, गंगा नदी से मिलती है। तो सोन नदी गंगा की सबसे महत्वपूर्ण दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदियों में से एक है। ये कहां से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला है, अमरकंटक पठार से निकलती है। उद्गम क्षेत्र में ये पठार के उत्तरी किनारे के कई जलप्रपातों का निर्माण करती है। आगे अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होकर बहती है ना। और अंततः ये आरा के निकट, या आप बोल सकते हो पटना के निकट आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 780 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर हम सोन नदी के पाट की बात करें तो भारत की नदियों में सबसे चौड़े पाटों में से एक माना जाता है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां याद रखना, रिहंद नदी पर क्या है, रिहंद बांध बनाया गया है। और रिहंद बांध से ही क्या है, भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है जिसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, सागर झील का निर्माण किया गया है। ये भारत की एकमात्र सबसे बड़ी क्या है, कृत्रिम झीलों में से एक है। इसका निर्माण क्या है, रिहंद नदी पर किया गया है, याद रखना। इसकी उत्तरी कोयल भी सहायक नदी है, गोपद भी इसकी सहायक नदी है, कन्हर भी और जोहिला भी ना। जोहिला भी अमरकंटक से निकलती है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बात करें तो रिहंद डैम इसी नदी पर बनाया गया है, मतलब इसके सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाया गया है। और इंदिरापुरी बैराज भी इसी नदी पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या थी, गंगा की सारी सहायक नदियां थी, प्रमुख सहायक नदियां थी जो गंगा में आकर मिलती हैं। ठीक है, फिर गंगा क्या है, याद रखना, गंगा एक स्थान है वेस्ट बंगाल में जिसको बोलते हैं फरक्का। क्या बोलते हैं, फरक्का, जिसको फरक्का बैराज के नाम से जानते हैं। यहां से गंगा नदी क्या है, 2 धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, एक धारा बनती है हुगली जो आपके क्या है पश्चिम बंगाल में चली जाती है, और एक धारा क्या है,
एक धारा भागीरथी के नाम से क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसे ही ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम क्या पड़ जाता है, पद्मा पड़ जाता है, पद्मा पड़ जाता है। फिर एक नदी आकर क्या है, और इससे आकर पद्मा से मिलती है, ठीक है, जिसको हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है, जमुना पड़ जाता है। ये दोनों नदियां क्या है, ये दोनों नदियां क्या है, एक जगह पे आकर क्या है, बांग्लादेश में मिलती हैं। फिर ये नदियां क्या है, पद्मा के नाम से, याद रखना, ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती हैं और कुछ दूर बाद इनका नाम क्या है, मेघना पड़ जाता है। और यही मेघना क्या है, विश्व के सबसे बड़े सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, याद रखना, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा के विस्तार की अगर हम बात करें तो 60% इसका जो क्या है, हिस्सा जो है वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, और 40% जो हिस्सा है ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा क्या है, गंगा और उसके सहायक नदियों के बारे में। आई होप आपको क्या है, क्लासेस समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास नहीं समझ में आएगा तो इसके प्रीवियस वाला क्लास आप जरूर जाकर देखिएगा, जिससे आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, तो कल पढ़ेंगे उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल से क्या होगा, कल ये नदी क्या होगी, इस नदी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इस तरह से हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनके जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपका क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्या है, आज का जो टॉपिक होगा वो समझ में आया होगा, ठीक है। आपका क्या है, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है, कवर हो चुका है। अब हम लोग क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं छोटी बड़ी उसको भी डिस्कस करेंगे। और इस तरह से क्या होगा, आपका नदी वाला जो टॉपिक होगा वो खत्म होगा। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।